जय हिंद प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए इंडियन पॉलिटी का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और सबसे पहली चीज आपको आज मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप रिट फाइल कर सकते हैं, कौन इसे फाइल करता है, किसको ये फाइल किया जाता है, हर एक चीज के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एक और चीज, जो 24 महत्वपूर्ण घंटों में से अपने 8 घंटे इंस्टाग्राम को देते हो ना, उसकी बजाय अगर 10 मिनट इस टॉपिक को दोगे तो शायद एनडीए, सीडीएस या कैट क्लियर कर पाओगे। तो आइए बढ़ते हैं इस टॉपिक की ओर और एक एक चीज इस पे कवर कराने वाला हूं, तो ध्यान से समझना। सबसे पहली चीज हम लोग बात करेंगे कि ये रिट है क्या। रिट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक हायर कोर्ट अपने सब ऑर्डिनेट कोर्ट या फिर लोअर कोर्ट को इशू करता है। किस चीज के लिए? वो ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, या फिर वो ड्यूटी एक्सेसिव में जा रहा है, आउट ऑफ द लॉ जा रहा है, उसको रोकने के लिए। क्लियर है ये चीज? ये चीज हमने कहां से लिया है? रिट्स आर टेकन फ्रॉम दी ब्रिटिश कोर्ट कॉन्सेप्ट। ब्रिटिश के कोर्ट कॉन्सेप्ट से हमने ये रिट्स वहां से उठाई है। ध्यान रखें, जुडिशरी वहां से नहीं उठाई है, जुडिशरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जुडिशरी हमने यूएसए से उठाया, लेकिन ब्रिटिश के कोर्ट कॉन्सेप्ट से इस रिट का आइडिया हमने बोरो किया है। दूसरा वही चीज अभी मैंने आपको समझाया, इट इज अ फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट दैट ऑर्डर्स अ एंटिटी टू परफॉर्म और टू सीज परफॉर्मिंग स्पेसिफिक एक्शन और डीड। मतलब कोई वो स्पेसिफिक एक्शन कर रहा है, उसको परफॉर्म करने के लिए अगर वो ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, या फिर उसको रोकने के लिए किसी भी एक इंडिविजुअल को या फिर किसी एंटिटी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी बॉडी को, किसी अथॉरिटी को ये इशू किया जाता है। अगली चीज आते हैं, रिट्स आर वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ द जुडिशियल पावर ऑफ द कोर्ट्स। और यही चीज के बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से ये जुडिशियल पावर बनती है एक रिट्स। तो सबसे पहले एक बात बताइए कि ये जो दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं रिट्स से रिलेटेड, आपको पता ही होगा 3 लेवल पे हमारे यहाँ पे इंडिया में जुडिशरी काम करती है। सबसे टॉप लेवल आता है सुप्रीम कोर्ट का, जिसे हम एपेक्स कोर्ट कहते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट जो कि स्टेट लेवल पे, एंड एट द लोअर लेवल देयर आर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विच इज नोन एज सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो सबसे पहली चीज, ये पावर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। अगर आर्टिकल 32 की बात करें तो ये पावर सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास है। यही चीज यहां पे लिखा हुआ है कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास ये रिट इशू करने की पावर है। अगली चीज, ये सुप्रीम कोर्ट ये रिट इशू कब कर सकता है? यही चीज लिखा हुआ है जब आपका कोई भी फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होता है, अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, वायलेशन होता है, तो उसको परफॉर्म कराने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो आर्टिकल 32 के तहत। तीसरी चीज, पर्सन हैज द राइट टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ हिज राइट्स। वही चीज अभी जो मैंने बताया कि अपने राइट को इन्फोर्स कराने के लिए, लागू कराने के लिए आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी, दूसरा कौन सा कोर्ट है जो रिट इशू कर सकता है? वो है हाई कोर्ट, और उसके बारे में आर्टिकल 226 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 226 में लिखा हुआ है। अभी हमने क्या पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर थी आर्टिकल 32 के तहत, यहां पे आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट के पास पावर है। दूसरी चीज मैंने वहां पे क्या बताया था सुप्रीम कोर्ट में कि फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन यहां पे अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो उसके लिए तो आप जा ही सकते हो, लेकिन एज वेल एज आप अपना लीगल राइट को भी लागू कराने के लिए हाई कोर्ट में जा सकते हो और रिट फाइल करवा सकते हो। बात क्लियर है? यही चीज यहां पे लिखा हुआ है, सिटीजन कैन अप्रोच द हाई कोर्ट ओनली व्हेन हिज फंडामेंटल राइट इज इन्फ्रिंज्ड। और थर्ड सेंटेंस पढ़ोगे तो अप्रोच द हाई कोर्ट फॉर द इशू ऑफ द रिट्स इन अदर मैटर्स विच द फंडामेंटल राइट्स आर नॉट वायलेटेड। फंडामेंटल राइट्स नहीं भी वायलेट हुए हैं, और अगर आपका कोई लीगल राइट वायलेट होता है तो उसके लिए भी आप हाई कोर्ट में जा पाओगे।
क्लियर है ये दोनों चीज। अब इन दोनों में अंतर समझो कि अंतर क्या है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। अभी वही चीज जो मैंने आपको बताया वही चीज जिस्ट में लिखा हुआ है, यहां पे ध्यान से पढ़े। पहला पॉइंट पढ़ो कि सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट ओनली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, वेयर एज अ हाई कोर्ट कैन इशू रिट फॉर द लीगल राइट। यही चीज तो बताई कि सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट के लिए रिट इशू कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट एज वेल एज लीगल राइट के लिए इशू कर सकता है। दूसरा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर होल ऑफ इंडिया। उसकी टेरिटरी एपेक्स कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट है ना, पूरे इंडिया में उसकी टेरिटरी है, लेकिन हाई कोर्ट क्या है? सिर्फ अपने स्टेट टेरिटरीज में ही उसको इशू कर सकता है, जहां भी उसका ज्यूरिसडिक्शन आएगा। क्लियर है? इसी की वजह से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। इफ पर्सन और सिटीजन चूजेस टू अप्रोच एनी ऑफ द कोर्ट एंड दिस रिट इज डिसमिस्ड बाय द कोर्ट, अगर ये डिसमिस कर दिया गया कोर्ट के द्वारा, कैन नॉट फाइल द सेम सूट ऑफ दैट रिट। मतलब कोई व्यक्ति अपना रिट इशू कराने के लिए किसी भी कोर्ट में गया और वो रिट उस कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया, अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो उसी सेम सूट ऑफ रिट को लेकर वो दुनिया के किसी भी कोर्ट में, दुनिया के क्या मतलब इंडिया के किसी भी कोर्ट में जाएगा तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखो कि अगर ये एक्सेप्ट कर लिया और आपके फेवर में नहीं आया तो क्या होगा? तो आपके लिए आप उस डिसीजन को रीअपील कर सकते हो हायर कोर्ट में। जैसे कि अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट में है तो हायर कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपील करोगे, हाई कोर्ट में है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दोगे। क्लियर है? अब बात करते हैं कि कितने प्रकार के रिट्स हैं। 5 प्रकार के रिट्स हैं। सबसे पहला हैबियस कॉर्पस, क्यो वारंटो, मैंडेमस, प्रोहिबिशन एंड सर्चरी। एक एक का मतलब जानेंगे, अलग से डिस्कशन करेंगे, ध्यान से सुनते चलना बस। हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस मतलब क्या है पहले तो ये जानो। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है यू मे हैव द बॉडी, मतलब द रिट इज फॉर द पर्सनल लिबर्टी विच सेज दैट यू मे हैव द बॉडी, कि अगर आपका अनलॉफुल डिटेंशन कर लिया गया बिना किसी ऑफिशियल वारंट के या पेपर के, अगर आपको डिटेंशन कर लिया गया, आपको अरेस्ट कर लिया गया, उसके लिए वो रिट फाइल किया जा सकता है। लेकिन यहां पे सिर्फ अनलॉफुल डिटेंशन ही नहीं है, यहां पे प्राइवेट डिटेंशन के लिए भी ये काम आता है कि अगर मान लो किसी व्यक्ति ने आपको बंद करके रख लिया, हाउस इंप्रिजनमेंट कर दिया है, अगर आपको इस रिट के बारे में मालूम है तो आप इस रिट के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज और बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि द मेन पर्पस ऑफ दिस रिट इज टू सीक रिलीफ फ्रॉम अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज प्राइवेट डिटेंशन। वही पॉइंट, कैन ऑल्सो बी फाइल्ड फॉर द प्राइवेट डिटेंशन, वही चीज लिखा हुआ है, इट इज सेफ गार्डिंग द फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल। जो आर्टिकल 19, 21 और 22 अगर आपका वायलेट होता है फंडामेंटल राइट, तो इसके लिए आप बचाव कर सकते हो, आप हायर कोर्ट जा सकते हो, आप कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 32 और 226 के तहत, और इसके लिए अप्लाई कर सकते हो आर्टिकल 19, 21 और 22 के लिए, जो कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन है। बात क्लियर है? अब जान लेते हैं इसके रिगार्डिंग रूल्स क्या क्या हैं, किस बेसिस पे आप कर सकते हो। सबसे पहली चीज कि वो अनलॉफुल कस्टडी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने मर्डर कर दिया और उसके बाद कहो कि हम रिट फाइल करने चले गए, नहीं, अनलॉफुल कस्टडी ही होनी चाहिए। आपने क्राइम नहीं किया, फिर भी अगर आपको लगता है इनोसेंस, आप प्रूव कर सकते हो, बिना किसी वजह को आपको उठा लिया गया है तो आप ये रिट फाइल कर सकते हैं। दूसरी चीज, कैन बी फाइल्ड बाई एनी वन इन पब्लिक इंटरेस्ट, किसी के द्वारा, मतलब थर्ड पार्टी भी आपके लिए फाइल कर सकता है। मान लो मैंने अनलॉफुल कस्टडी के तहत मुझे उठा लिया, अगर मेरे किसी दोस्त को लगता है उसको ये रिट के बारे में मालूम है, तो वो थर्ड पर्सन होते हुए भी मेरे लिए रिट फाइल कर सकता है कहीं पे भी जाके। बात क्लियर है? इट कैन बी फाइल्ड बाई पोस्ट कार्ड और लेटर। ये हो गया हमारा हैबियस कॉर्पस के बारे में। दूसरे में आते हैं, दूसरा है हमारा क्यो वारंटो। क्यो वारंटो मतलब होता है कि बाई व्हाट मींस, किस अथॉरिटी से आप उस जगह पे बैठे हुए, उसको साफ सीधा सा मतलब है, आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए कोई पेपर होता है आईएएस का, यूपीएससी का कोई पेपर होता है, उससे भर्तियां आती हैं, पूरा चीज उससे लोग उससे सेलेक्ट भी हो गए, ट्रेनिंग हो गई उनका, लेकिन 2-3 साल बाद पता चलता है वो पेपर को कैंसिल कर दिया गया। जब वो पेपर कैंसिल हो गया तो उससे जितनी भी पोस्ट निकली थी वो भी तो कैंसिल हो
होगी, है ना। तो अगर वो पोस्ट में अभी भी कोई व्यक्ति बैठा हुआ है उसी पेपर से, तो पूछा जा सकता है कि किस अथॉरिटी से आप उस जगह पे बैठे हुए हो। वही चीज यहां पे लिखा है, अपॉइंटमेंट टू द पब्लिक ऑफिस कैन बी चैलेंज्ड बाय एनी पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर हिज फंडामेंटल राइट और एनी लीगल राइट हैज बीन इन्फ्रिंज्ड और नॉट। फर्क नहीं पड़ता कि आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ हो या फिर लीगल राइट वायलेट हुआ हो या ना हुआ हो, फिर भी आप इस रिट को फाइल कर सकते हो। मतलब समझो, मान लो मैं उस अथॉरिटी पे बैठा हुआ हूं, उस जगह पे बैठा हुआ हूं और वो पेपर कैंसिल हो गया, तो कोई व्यक्ति अगर किसी को लगता है मेरे खिलाफ रिट फाइल करना, तो क्या उस व्यक्ति का कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ था, क्या उस व्यक्ति का लीगल राइट वायलेट हुआ था, फिर भी उसने मेरे खिलाफ रिट डाल दिया। जैसे कि बेहतरीन एग्जांपल जयललिता के बारे में, जब वो सीएम हुआ करती थी तमिलनाडु की, डिसप्रोपोर्शनेट एसेट केस चल रहा था उनके खिलाफ, तो उनके साथ साथ और भी ऑफिसर्स थे, है ना, तो उनके खिलाफ रिट फाइल किया गया, किस बेसिस पे आप सीएम की पोस्ट पे बैठे हुए हैं। तो ये बहुत तगड़ा रिट है, आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा रूल्स रिगार्डिंग दी क्यो वारंटो शुड बी ओनली पब्लिक ऑफिस। ऐसा नहीं होगा कल को आप जाके पूछ दो रतन टाटा से कि किस बेसिस पे आप इसने कंपनी को खोल रखा है, नहीं, ऐसा नहीं। शुड बी दी परमानेंट पोस्ट होनी चाहिए, परमानेंट पोस्ट होना उसका जरूरी है। बात क्लियर है। इवन फॉर दी मिनिस्टेरियल पोस्ट, ये भी अभी मैंने बताया सीएम की पोस्ट के लिए करा गया था। कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट पर्सन, अभी वही बताया कि प्राइवेट पर्सन नहीं कर सकते, प्राइवेट पर्सन के लिए नहीं किया जा सकता। बात क्लियर है। थर्ड रेट पे आते हैं और थर्ड रेट का नाम है मैंडमस। मैंडमस मतलब होता है इट मींस वी कमांड, मतलब किसी एप्लीकेंट की वो लीगल ड्यूटी होनी चाहिए, लीगल राइट होना चाहिए और जिसके पास आप गए हो उसकी वो लीगल ड्यूटी होनी चाहिए। मान लो कल को आप आधार कार्ड बनवाने जाते हो और वो व्यक्ति आधार कार्ड बनाने से मना कर देता है, तो आपको आधार कार्ड जो बनवाना है सरकार ने आपको वो लीगल राइट दिया है और उस व्यक्ति को वो लीगल ड्यूटी दी है कि अगर कोई व्यक्ति आधार कार्ड बनाने आता है तो आपको वो आधार कार्ड बनाकर देना है। लेकिन कल को अगर वो ब्राइब मांगता है, रिश्वत मांगता है या फिर वो मना कर देता है आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी, तो आप इस मैंडमस को फाइल कर सकते हो। लेकिन एक चीज का ख्याल रखें, इट इज नॉट इशूड फॉर द एंटीसिपेटरी इंजरी। एंटीसिपेटरी इंजरी मतलब कि कल को आपने, आपसे पहले जो है आपके 3 दोस्त गए थे आधार कार्ड बनवाने, उनको मना कर दिया, लेकिन अब आपको भी बनवाने जाना है, लेकिन आपने सोचा कि आपके 3 दोस्तों को मना कर दिया गया तो मैं क्यों जाऊं, है ना। तो ऐसा नहीं कर सकते। जब तक आप अपने उस लीगल राइट को एक्सरसाइज नहीं करोगे, लागू नहीं करोगे, जाओगे नहीं, तब तक आपका वो रिट फाइल नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। आपके द्वारा फाइल किया गया रिट बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बात क्लियर है ये चीज कि आपको वो एक्सरसाइज करना पड़ेगा जब ही आप उसके लिए एलिजिबल होगे। इसके बाद देयर मस्ट बी लीगल राइट ऑफ द एप्लीकेंट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द लीगल ड्यूटी। वही चीज अभी मैंने बताई थी। द नेचर ऑफ द ड्यूटी क्या होनी चाहिए, पब्लिक होनी चाहिए, प्राइवेट के लिए नहीं कर सकते। कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर। ये तो आप सभी को पता है कि ड्यूरिंग द ऑफिस टर्म प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं कर सकते हैं। बात क्लियर है ये चीज। ये हो गया मैंडमस। अब आता है, अभी तक तो जो हमने रिट पढ़े ना वो थे एडमिनिस्ट्रेटिव रिट, लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं प्रोहिबिशन और सर्चरी, वो है एक जुडिशियल रिट। एक सेंटेंस को आपको ध्यान रखना है, एक सेंटेंस को ध्यान रखें कि प्रिवेंशन, कई बार आपने सुना भी होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बस इन्हीं दो इसी पूरी लाइन में ही पूरा बेस बनता है इस प्रोहिबिशन का और सर्चरी का। ध्यान से समझो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन मतलब कोई गलती होने वाली है उसको पहले से ही प्रिवेंट कर लेना, लेकिन देन क्योर, क्योर मतलब क्या होता है कि वो गलती हो चुकी है, अब उसको कैसे सही करना है। तो वही चीज है प्रोहिबिशन, मतलब एक प्रिवेंटिव नेचर का रिट है। मतलब कि इशू किया जाता है किसी भी लोअर या सब ऑर्डिनेट कोर्ट के लिए, एक हायर कोर्ट इशू करता है कि आप अपनी एक्सेसिव ड्यूटी
से बाहर जा रहे हैं और ऑर्डर पास नहीं हुआ है, अभी कोई जजमेंट पास नहीं किया है किसी लोअर कोर्ट ने, उससे पहले ही उसे रोक देना, प्रिवेंट कर देना, वो चीज गलत होने वाली थी उससे पहले ही उसको रोक दिया गया। उसका मतलब क्या है कि प्रोहिबिशन फाइल कर दिया गया। इट इज अ रिट ऑफ प्रिवेंटिव नेचर। वही चीज लिखा हुआ है कि व्हाट हैपेंड आफ्टर व्हेन द रिट इज इशूड, क्या होता है जब रिट इशू कर दिया जाता है। जब रिट इशू कर दिया किसी हायर कोर्ट ने लोअर कोर्ट के खिलाफ, तो लोअर कोर्ट को अपनी प्रोसीडिंग, अपनी जो कार्रवाई वहां पे चल रही है उसी वक्त रोकनी पड़ेगी। बात क्लियर है ये चीज। अगला आ जाओ, सर्चरी। मैंने क्या बताया अभी यहां पे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अभी यहां पे प्रोहिबिशन में क्या था, प्रोहिबिशन में प्रिवेंट कर लिया गया गलती होने से पहले पहले, ऑर्डर पास होने से पहले पहले। लेकिन सर्चरी में क्या है कि ऑर्डर पास हो चुका है, अब उसको क्योर कैसे करना है। किसी व्यक्ति ने क्वैश कर देना, मतलब कोई हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के ऑर्डर को क्या करेगी, क्वैश कर देगी, खत्म कर देगी और अपने आप में वो केस ले लेगी। बात क्लियर है। वही चीज जो होती है, मान लो कोई अफेक्टेड पार्टी है, उसका केस चल रहा है, उसको लगता है कि उसके डिसीजन फेवर में नहीं आया, तो हायर कोर्ट में उसके डिसीजन को क्या करेगा, री अपील करेगा। मान लो सबऑर्डिनेट कोर्ट में है तो हाई कोर्ट में री अपील करेगा, या हाई कोर्ट में अगर उसके डिसीजन फेवर में नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट में री अपील कर देगा। यही चीज यहां पे लिखा हुआ है, लाइक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बाय द अफेक्टेड पार्टी उसको फाइल कर सकते हैं ऑन व्हेन देयर इज रॉन्गफुल एक्सरसाइज ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन, गलत तरीके से फैसला सुनाया गया हो। बात क्लियर है। ऑर्डर पास हो चुका है, उसके बाद उसको रोक देना। उम्मीद करता हूं कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। और जहां तक की बात करूं कि एक एक चीज इस रिट में हमने कंप्लीट कर लिया है, आपके एनडीए के लिए, आपके जितने भी डिफेंस के एग्जाम है उसके लिए प्रॉपर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। ध्यान रखें, इसे ध्यान से समझें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।